जश्न आप मनाइए, लेकिन उसके बावजूद अपने पार्टी के अध्यक्ष को तो बख्श देते, उनको भी बोलने से आपने रोक दिया। सरकार ठीक चले, ये काम हमारा, आपके हिसाब से हम ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तय कर दिया है कि जो हम बोल रहे हैं वो प्रदेश हित में नहीं है, जो आप कर रहे हैं वही प्रदेश हित में। फिलहाल हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि सुधर जाइए, वक्त है। हमने उसका नाम सिर्फ कच्चा चिट्ठा रखा है। कच्चा चिट्ठे का मतलब अभी पक्का चिट्ठा आएगा। जब निर्णय आप परिपक्व तरीके से लेते हैं, मैच्योरिटी के साथ नहीं लेते हैं, और दोष फिर हमको देते हैं। श्रेय लेने के लिए तो आप तो ऐसे भागते हैं कि कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं, ये हमने किया। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 14 करोड़ का मलबा उठाया, मलबा वही का वही है, लेकिन एक नेता तो ऐसे हैं, मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का, और बोलते हैं कितने की पेमेंट है आपकी, बोलते जी हमारे 20 लाख की पेमेंट पेंडिंग है, बोलते जी इसमें से इतना हमको दे दीजिए, आपकी पेमेंट करा दीजिए। ये बात लग गया कि अधिकारियों ने आपको कुछ आंकड़े दे दिए, ज्यादा मत जाना है उन आंकड़ों में, ये काम बहुत ज्यादा आते नहीं है, हमारे काम भी नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा तो नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई है उस पर है। सरकार कांग्रेस पार्टी की है, 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जश्न मनाने का फैसला हुआ। उस फैसले से मुझे लगता है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता सहमत नहीं थे, लेकिन जश्न मनाने का फैसला था। और आज की स्थिति में ये अध्यक्ष महोदय, ये परिस्थिति बन गई है कि जो फैसला मुख्यमंत्री जी लेते हैं, उस फैसले पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है वहां पर बात कहने की। फैसला सही है गलत है, इस पर चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है वहां पर। और ये एक नहीं अनेकों लोग बोलते हैं हमको, और जश्न आप मनाइए, लेकिन उसके बावजूद अपने पार्टी के अध्यक्ष को तो बख्श देते, उनको भी बोलने से आपने रोक दिया वहां पर। हमने 2 साल के कार्यकाल पर हमें उचित लगा, हम विपक्ष में हैं, हम सरकार चलाने के लिए नहीं, सरकार ठीक चले, ये काम हमारा। अगर मुख्यमंत्री जी का जिम्मा है सरकार ठीक चले, तो विपक्ष की एक भूमिका ये भी है कि सरकार ठीक तरह से चले। ठीक तरह से चलने का मतलब ठीक काम करे, जनहित में काम करे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, गलत नीतियां ना करें, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी भी है। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बात को लेकर के परेशानी होती है कि ये बोल रहे हैं गलत ही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से हम ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तय कर दिया है कि जो हम बोल रहे हैं वो प्रदेश हित में नहीं है, जो आप कर रहे हैं वही प्रदेश हित में है। यही सोचने की सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती की करेक्शन, इसी गलती की दुरुस्ती जो है करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय जी के समक्ष कच्चे चिट्ठी, हमने उसका जिक्र जो है वो चार्जशीट जो आप लोग बनाते थे, क्या बोलते, चार्जशीट बोलते थे, हमने चार्जशीट नहीं रखा, हमने उसका नाम सिर्फ कच्चा चिट्ठा रखा है। कच्चा चिट्ठे का मतलब अभी पक्का चिट्ठा आएगा। अभी फिलहाल हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि सुधर जाइए, वक्त है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जब हमने वो कच्चा चिट्ठा महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष रखा तो खलबली मच गई, और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देखो, हमने कहा था आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आरोप झूठे हो सच्चे हो लगाओ। और कुछ तरह से कुछ हद तक जो है उस दिशा में काम भी शुरू हो गया कि कुछ गुमनाम पत्र लिखिए, किसी नेता के खिलाफ लिखिए, किसी अधिकारी के खिलाफ लिखिए, ताकि हम उसकी जांच के लिए जो है आगे बढ़ करके इसका जवाब दे सके। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये बातें आपके अंदर से आ रही हैं, और मैं जो कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ आने वाला ऐसा दौर आने वाला है जब कुछ चिट्ठियां निकलेंगी, और उन चिट्ठियों के नाम पर जो आप जांच के लिए बातें करते रहेंगे, हमारे खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के नेताओं के साथ साथ में कुछ अधिकारियों के खिलाफ, मेहरबानी करके इन सारी चीजों को लेकर के नहीं करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, जहां भ्रष्टाचार की अगर बात कही है, मैं सीधे सीधे एक प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। जब आप विपक्ष में थे और विपक्ष में रहते हुए आपने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उचित भी नहीं होता, और कहा कि चिट्ठी पीएमओ में गई। क्या आपने कहा है? पीएमओ से आदेश हुए कार्रवाई करो, कहीं की उनके नाम पर फ्लैट अलॉट हुआ है, बहुत सारी बातें कही आपने। वो वीडियो आज भी बहुत सोशल मीडिया में आप बहुत घूमती है। और उसके बाद एक परिस्थिति बनी, अधिकारी जिस दायित्व पर था उस दायित्व से उनको मुक्त किया, हमने किया है। लेकिन आज क्या वजह है कि वही अधिकारी आपकी सरकार का संचालन कर रहे हैं? हम इसके जवाब चाहते हैं। ये अधिकार हमको है विपक्ष के नाते। ये आरोप किसी और ने लगाया होता समझ में आता, आरोप आपके लफ्जों से है,
आपके मुंह से निकले वो शब्द है और वो वीडियो आज भी रिकॉर्डेड है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आपके चीफ एडवाइजर है, आप उनको 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए एक्सटेंशन दें और आपके कार्यकाल के लिए पूरा समय तक वो साथ में रहेंगे, आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो रणधीर जी ने जो विषय उठाया है, क्या जवाब है? आखिर कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 18 ये यूनिट्स हमारे टूरिज्म के लॉस मेकिंग है और लॉस मेकिंग है, तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अगर लॉस मेकिंग है तो बंद करिए, और उसकी एवज में मंशा जाहिर होती है कि तुरंत आनंद फानन में अगर शोर नहीं डालता विपक्ष, तो ये होता कि अब कोर्ट ने कह दिया कि ये यूनिट्स जो है लॉस मेकिंग है और इसलिए हम विवश हो करके इनको प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, हम इनको जो है वो प्राइवेट बंद करके जो है प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। एक रास्ता तलाशा था, वो रास्ता अवरुद्ध हुआ और हकीकत तो यही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू में एक ट्रिब्यून में था, मैंने वो ट्रिब्यून में था, और जिसमें ताजा ये फैसला आया था और उस फैसले के मुताबिक जो है जब वहां पर पूछा गया कि भी आप ये जो होटल जो है लॉस मेकिंग है, ये यूनिट से टूरिज्म के जो लॉस मेकिंग है, क्या आप इनको प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए? तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कई बार जो हकीकत जो सच्चाई है जुबान पर आ ही जाती है और वो वैसे ही हुआ, जुबान पर आ गई बात। और मुख्यमंत्री जी ने ऑन कैमरा ये बात कही है, कुछ फैसले एडमिनिस्ट्रेटिवली जब हम नहीं ले पाते हैं वो फैसले कई बार कोर्ट से आते हैं। और दूसरी बात, अगली बात ये भी कही कि जो होटल लॉस मेकिंग है, जो यूनिट्स लॉस मेकिंग है, उन लॉस मेकिंग यूनिट्स को हम प्राइवेट सेक्टर में देने की सोच रहे हैं। स्वीकार कर लिया हमने। इसका अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा है जो हमें जिसका जिक्र करते हैं हम हिमाचल ऑन सेल, ये जो है बहुत एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ जो है उसका जो है एक उदाहरण हमारे सामने है। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, अगर लॉस मेकिंग है तो खुला स्वीकार कर लो कि अब ये नुकसान में जा रहे हैं तो इसलिए हमको फैसला लेना होगा, तो फैसला खुले लेकर के। ये रास्ते तलाश करके घूम फिर करके इस तरह से, ये मुझे लगता कि उचित नहीं है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और उसके बाद जो आपने 9 होटल को जो है उस पर से रोक लग गई, उस पे जो है वो कोर्ट का फैसला आपने जो है अपने पक्ष में किया, तो ये 2 एफिडेविट आप देते हैं, वही एक अपने आप में तमाशा है। आखिरकार सरकार जो है वो क्यों गंभीरता से सोचती नहीं है? और मैं समझता हूं कि अब तो आपको 2 साल का कार्यकाल हो गया मुख्यमंत्री जी, और विपक्ष के नेता भी जो पूरे में रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं, अनुभव की दृष्टि से आप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, जब निर्णय आप परिपक्व तरीके से लेते हैं, मैच्योरिटी के साथ नहीं लेते हैं और दोष फिर हमको देते हैं हर बात को लेकर के कि भाई ये बीजेपी ने किया, क्या किया बीजेपी ने? नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की होती है और नोटिफिकेशन होने के बाद फिर नोटिफिकेशन होती हैं उनको करेक्शन करने के लिए। इसमें हम कसूरवार हैं क्या? ये फैसले, जो भी फैसले आप लेते हैं, मुझे लगता है कि उसमें गंभीरता से लेने चाहिए। और अधिकारी ये सब क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों के स्तर पर तो कम से कम ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि फिर भी उसके बावजूद हो रही है, सचमुच में चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1-2 चीजों का जिक्र कर रहा हूं। विशेष तौर से हिमाचल भवन अटैच कर दिया गया और उसमें भी हमको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कसूर है। हमारा किस बात का? मामला पुराना है, कोर्ट में चल रहा था, हम अपने वक्त में लड़ते रहे, जजमेंट आपके वक्त में आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसका दोष हमारे सिर पर डाला जाए। श्रेय लेने के लिए तो आप ऐसे भागते हैं कि कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं। ये श्रेय हमने किया। फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला था, फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे, फैसला आपके समय में आया, जो एक बहुत ऐसा अनफॉर्चुनेट एक फैसला ले लिया था कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी कार्य के लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। हम उस फैसले के अगेंस्ट हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला आपके समय आया और आपके समय फैसला आया तो आपने खूब ढोल नगारे के साथ उसका कहा कि हमने किया। फैसला तो कोर्ट का था, मंशा हमारी भी वही थी, शायद आपकी भी थी, लेकिन जब इस तरह की बात आती तो उस बात को भी आप जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए।
और अध्यक्ष महोदय, जो बात जिस बात को लेकर के बहुत लंबी बातें हो गई यहाँ पर, जो एचपीपीसीएल का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है और जिस प्रोजेक्ट पर बहुत लंबी चर्चा हुई यहाँ पर, और इसमें हमारी ओर से जो एक डॉक्यूमेंट दिया गया था उसमें भी हमने उस बात का जिक्र किया हुआ है। आप उस पर क्यों इतना मेहरबान है, इतने गंभीर आरोप उसमें लग गए हैं। अल्टीमेटली उस सारी चीज में अब तो वो सारी चीजों को लेकर के मलबे पर जो है, आपने मलबे की मात्रा भी 1,74,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 3,74,000 क्यूबिक मीटर बढ़ा दी उसको। और ये एक बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल है उस कंपनी पर मेहरबानी पर मेहरबानी और मेहरबानी पे मेहरबानी। ये वजह बहुत गंभीर है और सीधा ये मिट्टी के नाम पर ये पैसा दिया जा रहा है। मालूम है कि उसका कैलकुलेशन करना भी कठिन है, उसको इवेल्युएट करना भी कठिन है, और इसमें जो है सारा गोलमाल किया जाए, ये गंभीर आरोप है। और इसलिए जो पत्थर जो घूमा था, उस पत्थर के घूमने की वजह से इसमें जो सीरियसनेस, जो गंभीरता मुख्यमंत्री कार्यालय में जिसको लेनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए था उसमें, तो वो नहीं ली गई। और ये आरोप आज भी जस का तस है, ज्यों का त्यों है, और ये आरोप गंभीर है। इस कंपनी को लाभ देने की बात अगर हम बात करें अध्यक्ष महोदय, और इसके बाद बहुत सारी चीजों को लेकर के यहां पर हमारे साथियों ने बातें कही है। मैं देख रहा था छोटी चीजों को लेकर के। एक विषय अध्यक्ष महोदय जो खास तौर से आप एक्साइज का जिक्र करते हैं, मैं उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा। रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अच्छा आपको ज्यादा मिल रहा है तो आपको ज्यादा उसका लाभ होगा, निश्चित रूप से सरकार चलाने में मदद होगी। लेकिन मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं, आप हमारे साथ उस दौर को कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि जब दुनिया तबाह हो गई थी 2 साल कोविड में, जब ठेके बंद कर दिए गए थे, और नेचुरली उस वक्त का कंपैरिजन किसी भी स्टेट में जो है वो किया ही नहीं जा सकता एक्साइज के मसले को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एक इंक्रीज जो हमेशा की जा सकती थी, वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि छोटे लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी, छोटे लोगों को उसमें रोजगार और एश्योर्ड रेवेन्यू जो है वो जो निर्धारित था वो हमको प्राप्त हुआ। उससे कम नहीं, उससे हमने ज्यादा ही हासिल किया। जबकि वर्तमान में जो जितना क्लेम कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। अगर आप तफसील में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, मेरे पास भी आंकड़े में उस पर आप जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप उस सारी चीज का बहुत एक्सेजरेट करके बोल चुके हैं पहले। लेकिन मुझे लगता है कि भाई आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं। पहले साल हमने भी ऑक्शन किया, इंक्रीज आई, दूसरे साल के बाद हमने उसमें वो दूसरे साल के बाद उसके बाद कोविड का दौर आया, 2 साल कोविड में चले गए, और ऐसी स्थिति में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं बन पाई, क्योंकि सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी उनको भी लॉसेस हुए, स्टेट को लॉस हुआ, लेकिन सारी इकोनॉमी जो है कोविड के कारण जो है वो तबाह हुई थी। इस कारण से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी बोल ही रहा हूं 37 मिनट। और बाकी उसके बाद अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारे पर्टिकुलरली बंजार के माननीय विधायक ने बात कही थी कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट पे 14 करोड़ का मलबा उठाया, मलबा वहीं का वहीं है, लेकिन बिल हो गए। ये गंभीर विषय है। अगर ये हुआ है तो मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी थोड़ा इस तरह का देखने मिला। करोड़ों रुपए के टेंडर लग गए, जेसीबी चली नहीं चली, लेकिन सड़क खुली चाहे ना खुली, लेकिन उसके मलबा उठा कि नहीं उठा, मलबा वहीं का वहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो है कुछ ठेकेदारों को पेमेंट हो गई। उससे आगे भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूं अध्यक्ष महोदय, यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो ठेकेदार बने हैं, जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द खड़े होते हैं, जब आप भाषण खड़े होते हैं तो एक इस तरफ खड़ा होता है, एक इस तरफ खड़ा होता है, और मुझे मालूम नहीं क्यों खड़े होते हैं। आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो टेंडर हुए थे, टेंडर के बाद अवार्ड हुए, अवार्ड होने के बाद उनने काम कर दिया, काम करने के बाद उनकी पेमेंट
अभी तक रुकी पड़ी है। लेकिन जो कांग्रेस के ठेकेदार हैं, आज ठेका लेते हैं, ठेका पूरा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता, लेकिन पेमेंट हो रही है। और एक नेता तो ऐसे हैं, मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का, वो हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारे पार्टी के लोगों ने जिनने काम किया, उनको बोलते हैं कि तुम काहे को फंसे, इधर आओ ना। या तो एक तो ये बोलते हैं, चलो वो भी समझ में आई, लेकिन इससे आगे बढ़ करके और बोलते हैं कितने की पेमेंट है आपकी, बोलते जी हमारे 20 लाख की पेमेंट पेंडिंग है, बोलते जिसमें से इतना हमको दे दीजिए, आपकी पेमेंट करा देंगे। ये गंभीर आरोप है, मैं आपको लगा रहा हूं, बता रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नाम के साथ भी कुछ लोगों का जिक्र करेंगे फिर। और उदाहरण एक नहीं है, अनेकों उदाहरण है। यहां पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, पहली बार मैंने देखा हिमाचल के इतिहास में, पहली बार सुना कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऐसे व्यक्ति लगा दिए हैं जो ओडीआई में है, और ओडीआई के साथ साथ में उनको जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी दी गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप क्या करने जा रहे हैं, क्या संदेश देने जा रहे हैं, क्या इन सारी चीजों से आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस बात को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जानकारी हमको चाहिए। और इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूं, आगे जो सारी चीजों का जिक्र यहां पर हमने अपनी इसमें किया हुआ है, बैंक को डाले, बैंक वाले मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि क्या ओटीएस के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में क्या वो जो गरीब लोग जिसकी जमीन जो है वो गिरवी हो गई थी, जमीन बिकने के कगार पर आई थी, घर गिरवी हो गया था, उनको लाभ मिला क्या? एक नेता को उसका ओटीएस का लाभ मिल गया, आप कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक मिला, लेकिन जो गरीब ओटीएस तो मूल रूप से उन लोगों के लिए होती है जो लोग ऐसे हैं, गरीब हैं और लोन देने की स्थिति में नहीं है, लोन वापस करने की स्थिति में नहीं है, उनका घर गिरवी हो गया है, जमीन गिरवी हो गया है, और उसके कारण जो है वो नीलाम होने के कगार पर है उनकी जगह जमीन, और उनका परिवार तो आज सड़कों पर आने की स्थिति में है। क्या हमारे उस नेता का परिवार भी इस तरह की स्थिति में आ गया था कि सड़कों पर आने वाले? चर्चा तो तब होती है जब इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण हमारे पास इस प्रकार के होते कि किसी गरीब आदमी के लिए आपने ओटीएस के अंतर्गत जो है वो इस प्रकार से मदद की। और ये ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में तो मुझे लगता है कि बातें बड़ी स्पष्ट है उस सारे मामले को लेकर के। ये बात लग गया कि अधिकारियों ने आपको कुछ आंकड़े दे दिए, ज्यादा मत जाना उन आंकड़ों में, ये काम बहुत ज्यादा आते नहीं है, हमारे काम भी नहीं आए। ये आंकड़े बन करके आते हैं और हमको कह दिया जाता है कि पढ़िए, और हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं हकीकत उसमें जानता हूं, हकीकत में जाइए, अगर उसमें सही मायने में अगर जो ग्रीन एनर्जी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वो आप काम करिए, लेकिन ये किसी के बात जो है ये हजम नहीं हो पा रही है कि आपका जो है वो जो 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो उस 35 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लगभग दुगने के बराबर चला गया कॉस्ट में। और इसमें तो ऐसा नहीं होता कि टेरेन का इशू है, इसमें ये नहीं होता कि भाई साइट को लेकर, साइट समतल है, जैसी गुजरात में जैसी जमीन है वैसी जमीन ऊना में है। इस सारी चीज को लेकर के मुझे लगता है बात करने की आवश्यकता है।